अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम बैंकिंग का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है सेंट्रल बैंक। ठीक है, मैं सेंट्रल बैंक का आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो क्या फंक्शंस देता है। लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, ठीक है, क्या रीज़न था उसके सेंट्रल बैंक बनाने का, ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसके सारे फंक्शंस, फीचर्स वगैरह सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द 19th century, बट इट वाज इन अ वेरी क्रूड फॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम। अच्छा, बता रहे हैं कि 19th सेंचुरी में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत क्रूड का मतलब होता है जिस तरह रॉ फॉर्म, मतलब अभी ना प्रॉपर नहीं बना था। उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन प्रॉपर फंक्शंस वगैरह उसके हो नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्कुल जब एक नया बैंक बनता है तो उसको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक वो होता है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, पूरी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। तो पूरी कंट्री को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू में ये बैंकिंग सिस्टम इतना कामयाब नहीं था और बहुत रॉ फॉर्म में था, ठीक है, मतलब फ़ीचर्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस दे भी रहे थे बैंक्स को या कुछ, तो कोई करता था काम, कोई नहीं करता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत क्रूड फॉर्म में था। द मॉडर्न सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंकिंग particularly developed in the first half of the 20th century। अच्छा, उसके बाद जब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ सेंट्रल बैंक का, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। मतलब अब 20th सेंचुरी होगी 1990, ठीक है, 1990 से आगे स्टार्टिंग में उसके ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ प्रॉपर फॉर्म मॉडर्न सिस्टम के साथ, ठीक है। द नीड ऑफ द मॉडरेट सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इज वॉज स्ट्रांगली फेल्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी उसके बाद बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने जंग की, ठीक है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। उसके बाद पैसों की बहुत ज़रूरत थी कि वो जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट कर सकें, ठीक है। तो वहाँ तब जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब बैंकिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम था ही नहीं जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता, अरेंज करता। आफ्टर द वॉर देयर वॉज कंप्लीट कन्फ्यूजन इन करेंसी एंड एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है। अब वॉर के बाद करेंसी और एक्सचेंज मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। देयर वर लार्ज विड्रॉल्स ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। अब बैंक से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे निकलवा लिए थे। द बैंक रिजर्व्स फेल बिलो द नीडेड लेवल। अब आपको पता है बैंक्स के रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जब लोगों ने अपने सारे पैसे निकलवा दिए तो उसके रिजर्व्स कम हो गए। देयर वॉज नो इंस्टीट्यूशन विच कुड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ बैंक्स एंड ऑल्सो सर्व एज फिजिकल एजेंट। अच्छा, अब ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था जो बैंक्स को गाइड करता, ठीक है। फिजिकल एजेंट मतलब वो होता है जो उसको प्रॉपर गाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, फाइनेंस की टर्म में। In addition to the above difficulties, there was rigidity or lack of elasticity in the supply of currency, ठीक है। अब आप जो हम लोगों ने ऊपर डिफ़िकल्टीज़ पढ़ी हैं उसके बाद हमें पता चल गया कि कितनी प्रॉब्लम थी सप्लाई ऑफ करेंसी के अंदर, ठीक है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द मॉनेटरी प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रीज एंड सेट देम ऑन हेल्दी फुटिंग, अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल्स इन 1920। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग हेल्ड की गई ब्रुसेल्स में। It was decided in that conference that to control the supply of money and credit in the economy and maintain stable business conditions, each country must establish its own central bank। अच्छा, अब उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एक कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से उसका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया कि होना चाहिए सेंट्रल बैंक, ठीक है। नाउ सेंट्रल बैंक इज़ अ सिंबल ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अच्छा, सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को, स्टेबिलिटी को
कंट्रोल करता है और मेंटेन करके रखता है. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना इस इंस्टीट्यूशन का काम है. ठीक है, पैसों का लेन देन सब कंट्रोल वो करेगा. तो जब पैसों का लेन देन कंट्रोल करेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उसके हाथों में होगी. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं. इट होल्ड्स द अल्टीमेट रिजर्व्स ऑफ द नेशन, कंट्रोल द फ्लो ऑफ परचेजिंग पावर वेदर करेंसी और क्रेडिट, एंड एक्ट एज अ बैंकर टू द स्टेट. अच्छा, अब वो कंट्री के रिज़र्व्स को संभाल के रखता है. ठीक है, और पैसों का जो फ़्लो है ना और लोगों का जो परचेजिंग पावर है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वो कंट्रोल करता है. इन द मॉडर्न एज दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक हैज़ एन्यूमरसली इंक्रीज्ड. ठीक है, अब जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्नाइज होता गया, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो गई. दिस हैज़ बिन ड्यू टू वेरियस कॉजेज़. इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं. द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज़, द ग्रेटर नेसेसिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ करेंसी सिस्टम. अच्छा, अब ये इस लाइन में सिंपल उन्होंने ये बताया गया कि इंटरडिपेंडेंस के एक दूसरे पे जो डिपेंड कर रही हैं कंट्रीज. नाम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं. फॉर एग्जांपल तेल. ठीक है, होगा भी इतना, लेकिन अब नॉर्मली तेल हम सारी तकरीबन मेजर कंट्रीज़ जो हैं वो तेल कहाँ से लेती हैं? सऊदीया से या यूएई से. ठीक है, वहाँ से ऑयल लेके आते हैं. तो हम लोग डिपेंड किस पे कर रहे हैं? सऊदीया पे, कि हम सऊदीया से तेल लेंगे. ठीक है, और अगर बहुत कोई एडवांस मशीनरी लेनी है, ठीक है, अब पाकिस्तान में तो बनती ही नहीं, तो हम डिपेंड करेंगे अमेरिका पे, जर्मनी पे या यूरोप पे, कि वहाँ से हम मशीनरी इंपोर्ट करवाएंगे. ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे लेन देन करते हैं तो हमारी करेंसी एक्सचेंज होती है. ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए भी सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अच्छा, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ. द रिक्सबैंक ऑफ स्वीडन वॉज सेटअप इन 1656 and declared as central bank in 1668 and is considered to be the oldest of the central banks. अच्छा, ये है रिक्सबैंक ऑफ स्वीडन. ठीक है, वो 1656 में इस्टेब्लिश हुआ, मतलब उसको हम सेटअप किया गया. ठीक है, और फिर 1668 में उसको एज अ सेंट्रल बैंक डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है, और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है वो. द बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज एस्टैब्लिश इन 1694. अच्छा, अब बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में इस्टेब्लिश हुआ था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स. द बैंक ऑफ फ्रांस वॉज सेटअप इन 1800. द नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क वॉज ओपन इन 1818 एंड नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम in 1850. The Reichsbank of Germany was made in 1876. In USA, Federal Reserve System was set up in 1914. The Reserve Banks of India was formed in 1935 and the State Bank of Pakistan was established on July 1st, 1948. अच्छा, अब इस पैराग्राफ में सिंपल उन्होंने जो बैंक्स इस्टेब्लिश हुए थे डिफरेंट जगह पे, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, ठीक है, तो उनकी डेट्स बताई गई हैं कि इस साल में इस्टेब्लिश हुआ. पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 1948. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन क्या होती है. पहली डेफिनेशन देखते हैं. द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ दैट इट शुड एक्ट ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. अच्छा, पहला प्रिंसिपल जो है, गाइडिंग प्रिंसिपल सेंट्रल बैंक का ये है कि उसको पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, मतलब पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए. ठीक है, क्यों? उसकी वजह से कंट्री अच्छे से चलती है. एंड विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन. अच्छा, अब सेंट्रल बैंक का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. उसका मेन मकसद है लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करना. ठीक है, जिससे मुल्क तरक्की कर सके. ये तो हो गई पहली डेफिनेशन. नेक्स्ट है एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर.
अब इसमें बताया गया ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि आपने मनी के फ़्लो को कंट्रोल करना है, या तो उसको एक्सपेंड करना है मतलब ज़्यादा करना है, या उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है या कम करना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि लोगों के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, मनी को एक्सपेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, मतलब एक्सपेंड करना मतलब मनी का फ़्लो ज़्यादा कर देना, कॉन्ट्रैक्ट करना मनी का फ़्लो कम कर देना। ठीक है, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक हमेशा पब्लिक के लिए काम करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो होगी इसकी दो मेन डेफिनेशंस। ठीक है, इन दोनों में से आपको ये अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या रीज़न है क्यों सेंट्रल बैंक बनाया गया। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक बेसिकली वर्क्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अब उन्होंने बता दिया सेंट्रल बैंक काम किस लिए करता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं किसी अदारे में बहुत ज़्यादा एकदम से पैसों की ज़रूरत आ गई तो वहाँ की फाइनेंशियल नीड्स को सेंट्रल बैंक से हम हेल्प ले सकते हैं, उनसे लोन ले सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब मैंने आपको बताया ना सेंट्रल बैंक के अंडर सारे बैंक्स काम करते हैं, कुछ जो स्केजुअल बैंक होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक उनको कुछ पॉलिसीज़, ठीक है, उन्हें बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, तो उन रूल्स को फॉलो करके बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। और जब बैंकिंग सिस्टम अच्छा होगा और पैसों का फ़्लो पाकिस्तान में अच्छा रहेगा तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल हो सकता है। और नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम मैंने आपको बताया बैंकिंग सिस्टम अच्छा रहेगा तो उसकी ग्रोथ होगी। इफ़ एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फेसेस प्रॉब्लम, स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ गिवन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंसोलिडेट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब किसी भी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर छोटे बिजनेसेस जो होते हैं उनके, ठीक है, किसी भी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो सेंट्रल बैंक उस सेक्टर की हेल्प करता है, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। क्यों? ताकि फाइनेंशियल पोजीशन हमारे कंट्री की मेंटेन रह सके। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, रेदर टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन। मुल्क के लिए काम करना है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना। सेंट्रल बैंक ऑलवेज प्रेफर नेशनल इंटरेस्ट टू ऑल अदर थिंग्स। अब वो अपने मुल्क की तरक्की, ठीक है, को सबसे ऊपर प्रायोरिटी रखता है अपना, कि हमारी मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, हमारे मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, करेंसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा हमारी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बिसाइड्स इट सेंट्रल बैंक ऑल्सो pursues the other member banks to work earnestly in the best interest of nation। अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो दूसरे बैंक्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो वो अब जो रूल्स और रेगुलेशंस वो खुद भी फॉलो कर रहा होगा, वो उनको भी बोलेगा कि आप लोग भी करो। ठीक है, उससे ये होगा कि जब सब एक क्या कहते हैं हार्मनी में चलेंगे, ठीक है, एक साथ एक जैसा काम कर रहे होंगे, फ्रॉड्स नहीं होंगे, गलत क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमारे मुल्क की तरक्की में के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव पॉलिसी। सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट्स इफेक्टिव पॉलिसीज़ टू कंट्रोल द अनड्यू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। अच्छा, मैंने आपको बताया ना वो पॉलिसीज़ बताता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो पॉलिसीज़ बताई जाती हैं जितने भी बैंक्स उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनको। ठीक है, अब वो बता देते हैं कि पैसों का फ़्लो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी या क्रेडिट का मतलब है पैसों का फ़्लो पूरे कंट्री में कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उसका मतलब है ज़्यादा होना चाहिए। The central bank uses its powers to subdue the commercial banks in order to enforce a devised policy। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो वो अपने कंट्रोल को अपने पावर को
यूज़ करता है और डिफरेंट पॉलिसीज़ उन पे इन्फोर्स करता है, उनको कहता है कि इसको फॉलो करो। मतलब उनको क्या कहते हैं, डिमांड किया जाता है कि आपने करना ही करना है। ऑप्शन नहीं होता कि मैंने बता दिया तो अब अगले की मर्ज़ी कि वो करे या ना करे। सेंट्रल बैंक के अंडर जो भी काम करेगा, सेंट्रल बैंक ने ऑर्डर दिया, पॉलिसी बताई, तो उसको फॉलो करनी पड़ेगी लाजमी। नेक्स्ट है स्पेशल अथॉरिटीज़। सेंट्रल बैंक हैज़ स्पेशल अथॉरिटीज़ टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस effectively. For example, issuance of currency notes, control of credit and different functions being a government bank, etc. अच्छा, सेंट्रल बैंक की स्पेशल अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं इफेक्टिवली। सबसे पहले इशुएंस ऑफ करेंसी नोट। अब जो इशुएंस ऑफ करेंसी नोट है वो बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है सेंट्रल बैंक का, ठीक है, जहाँ पे वो सिर्फ करेंसी नोट की इशुएंस पे बात करते हैं कि वो उसको डिस्कस करते हैं कि हमें इशू करने चाहिए नए नोट या नहीं, ठीक है, पहले से कितने नोट इशू हुए हुए हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले कि करेंसी नोट इशू करने हैं तो वही वो जो करते हैं ना, प्रिंट करते हैं करेंसीज, तो वही करेंगे, ठीक है, तो वो उनके डिपार्टमेंट की बात है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड डिफरेंट फंक्शंस बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक। अब क्योंकि वो गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, तो उन्होंने पैसों को कंट्रोल करना है, ठीक है, और जो डिफरेंट फंक्शंस गवर्नमेंट के लिए बैंक प्रोवाइड कर सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। द सेंट्रल बैंक यूजेस इट्स अथॉरिटीज़ टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, ठीक है, अब वो अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ करती है मुल्क को की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, और ये उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है कि उसने पब्लिक के लिए, इस मुल्क के लिए काम करना है, उसको प्रॉफिट अर्न करने से मतलब नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। सेंट्रल बैंक वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या नाम है आयद किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक काम करता है। एंड इट्स ऑल डीलिंग्स ऑलवेज रिमेन विद द सेट रूल्स। अच्छा, अब उसकी जो भी लेन देन होगा, उसकी डीलिंग्स होंगी, वो गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, गवर्नमेंट ने जैसे उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उसके अंदर ही काम होगा। The central bank not only observes the constitutional limits but also instruct the other banks and financial institutions to observe the said limits. अब गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे दी, कुछ लिमिट्स रूल्स वगैरह बता दिए सेंट्रल बैंक को। अब सिर्फ वो सेंट्रल बैंक ने फॉलो नहीं करने, सेंट्रल बैंक आगे दूसरे बैंक्स को बोलेगा आप भी फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। Central bank does not accept any kind of pressure of any political party or group while rendering its duty for the best interest of country. अच्छा, अब सेंट्रल बैंक जो है बाइस नहीं है, ठीक है, मतलब वो पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ की पार्टी थी नून लीग, अब वो नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नून लीग ने जाकर कहा कि मुझे लोन दे दो, वो नहीं देगा, ठीक है, या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर वो पीटीआई को नहीं कर रहा, ठीक है, तो पार्टी मतलब पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेशली, ठीक है, और फोकस करता है कि अपनी जो उसकी मेन ड्यूटीज़ हैं कंट्री को सर्व करने की वो उस पर फोकस करे। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल बैंक बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट of any subversive group, then the country can face an irreparable loss. अच्छा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये वाली बात बता दी है कि अगर कभी ऐसे कंट्री को कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, तो एकदम वो लोग सेंट्रल बैंक को ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि उस हर चीज़ को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का काम है ना, तो कुछ भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो सेंट्रल बैंक को ब्लेम कर दिया जाता है कि सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल नहीं किया, ये वो, ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम। दो बातें हो गई, एक तो उसने बाकी बैंक्स को प्रोटेक्ट करना है और उसकी ग्रोथ के लिए काम करना है। सो द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली कीप्स अ वॉचफुल आई ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल टू स्ट्रेंथन एंड सिक्योर द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, तो वो सारे इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर नज़र रखता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, कहाँ कौन से बैंक में क्या हो रहा है,
कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ना, हम लोगों ने रिज़र्व्स पढ़े थे, तो रिज़र्व में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रिज़र्व्स लिखवाते हैं। क्यों? सेंट्रल बैंक, इसीलिए उन्होंने, सेंट्रल बैंक ने नज़र रखी होती है हर बैंक के ऊपर, इसलिए तो रिज़र्व्स लिखवाता है अपने पास, ठीक है, कि जस्ट इन केस इनको ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं इनके पैसे इनको दे दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट सिस्टम। अच्छा, क्रेडिट सिस्टम की स्टेबिलिटी भी सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करती है। सो दीज फैक्टर्स ऑलवेज केप्ट इन व्यू डिसाइडिंग द मैटर। अच्छा, अब जो भी क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे, ठीक है, वो उसको नज़र में रखते हुए उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये तो हो गई इसकी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा।